फ्रेंड्स, एमएसएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एंजॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और हम लोग केमिस्ट्री में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और आप लोगों को उन सारे चैप्टर्स के सभी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे और आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग आज का भी स्टार्ट करते हैं। आज का भी मेरा मिसलिनियस क्वेश्चन ही है और पुराना जो आप लोग का है रिवीजन हो जाएगा और आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारा आपका पढ़ा हुआ है और सारे आपके आईएएस पीसीएस के क्वेश्चन ही है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से और केयरफुली तरीके से सीरियसली देखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? माचिस बनाने में इनमें से किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, फास्फोरस, सिलिकॉन, सोडियम। तो चलिए बता दीजिए कि माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, कौन से अवयव या कौन से वस्तु जो है एलिमेंट्स जो हैं आपके यूज़ होते हैं माचिस में। तो आमतौर पर जो माचिस की तीली होती है वो आसानी से आग पकड़ने वाली लकड़ी की बनी होती है और इनके जो एक सिरे पर किसी फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप किया जाता है और माचिस की तीलियों के सिरे पर फास्फोरस जो युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। तो आपका इस पे कौन सा है? आपका फास्फोरस जो होता है उसमें जो मुख्य अवयव होता है, आपने माचिस ऐसे देखा होगा, ये ऊपर जो रेड रेड कलर का होता है ये जो होती है आपका, यही आपका फास्फोरस होता है। और इसको इस पर फास्फोरस को चिपकाने के लिए इस पर जिलेटिन का लेप लगाया जाता है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन में फास्फोरस दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। ओके, माचिस बनाने का जो मुख्य वस्तु होता है वो आपका फास्फोरस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? दिया सलाई ऑप्शन है डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस। तो चलिए बता दीजिए। अभी दिया सलाई माचिस के बारे में हुआ है, माचिस को ही दिया सलाई भी कहते हैं। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है? तो दिया सलाई या माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राईसल्फाइड, जिसे P2S3 कहते हैं, P2S3 कहते हैं, फास्फोरस ट्राईसल्फाइड का उपयोग होता है। और जो आपका सेफ्टी माचिस बनाने के लिए चीड़ की लकड़ी की सलाइयों में, जो चीड़ की लकड़ी होती है उस चीड़ की लकड़ी की जो सलाई होती है उसके सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। और रगड़ने वाली जो सतह होती है डिब्बी पर आपका लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड और कांच का चूड़ और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। तो दिया सलाई आप समझ जाइएगा, वो बॉक्स को कह रहा है। बॉक्स जो होता है उस पर आप देखे होंगे रेड रेड जो लगा रहता है, उसमें आपका जो होता है जो रगड़ने वाला चीज़ होता है या जो डिब्बी होती है उस पर आपका रेड फास्फोरस होता है, एंटीमनी सल्फाइड होता है और कांच का चूड़ होता है, साथ साथ गोंद भी उसमें मिलाया रहता है मैच बॉक्स पे दिया सलाई में। और जो माचिस की तीली होती है उस पर आपका लाल फास्फोरस का और उसमें जिलेटिन का उपयोग किया जाता है, जिलेटिन का लेप लगाया जाता है और जिससे वो जो लकड़ी होती है वो चीड़ की लकड़ी होती है और उसके जो सिरे पर पोटेशियम क्लोरेट, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण होता है। तो आपको समझ में आ गया जो माचिस है वो किसका बना होता है, उसकी डिब्बी होती है उस पर किस चीज़ का लेप होता है और कौन सा वो आप देखे होंगे ऐसे ऐसे करके डिज़ाइन बनी रहती है कुछ माचिस के उस पर डिब्बे पे, जिस पे हम लोग माचिस रगड़ते हैं। तो उसी की बात करें वो आपका लाल फास्फोरस होता है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, बैंगनी फास्फोरस। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा तत्व है जिसको हम वायु की उपस्थिति में या अंधेरे कमरे में भी रखते हैं तो वो अपने आप स्वतः जल जाता है, स्वतः जल उठता है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो आप आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या होगा। तो अंधेरे कमरे में जो सफ़ेद फास्फोरस होता है उसको वायु में रखने पर उसमें से पीला हरा प्रकाश उत्सर्जित होता है और सफ़ेद धुआं निकलता है जिसकी गंध जो है लहसुन जैसी होती है। और सफ़ेद फास्फोरस की जो इस प्रकाश या दीप्ति जो होता है उसको रासायनिक संदीप्ति भी कहते हैं। और वायु से बचाने के लिए सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि साधारण ताप पर वायु में यह स्वतः जलने लगता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि सफ़ेद फास्फोरस को यदि मैंने वायु में अंधेरे में रखते हैं तो वह स्वतः जलने लगता है और उससे सफ़ेद धुआं निकलता है और इसकी जो गंध होती है वो लहसुन की जैसी होती है। इसीलिए सफ़ेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि साधारण ताप पर जैसे ही साधारण ताप मिलेगा वो वायु की उपस्थिति में स्वतः ही जल उठता है, इसीलिए इसको जल में रखते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई है? कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किसने किया है ये बताना है। इसे हम कार्बन नैनो ट्यूब को CNTS भी कहते हैं। ओके,
तो ये किसने बनाई है? फूलर, आइजीमा, फैराडे, रमन। तो चलिए बता दीजिए किसने बनाया है कार्बन नैनो ट्यूब। तो सुमियो आइजीमा एक जापानी भौतिकविद हैं, उन्होंने कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किया था। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। आइजीमा नामक कोई वैज्ञानिक है, उन्होंने कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्न ताप उष्मीय विलवणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विलवणीकरण संयंत्र प्रारंभ किया गया। कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर, मंगलुरु, वलसाड। तो आपको बताना है कि जो भारत में कम से कम ताप पर जो विलवणीकरण जिसमें नमक की उपस्थिति ना हो, ऐसा जल जिसमें नमक ना हो या जिससे हम नमक मुक्त कर दें, ऐसे वाटर जिसका हम उसमें से नमक निकाल दें, वही आपका विलवणीकरण है। तो इस सिद्धांत पर हम प्रतिदिन 1 लाख लीटर आलवण मतलब जिसमें लवण ना हो, आलवण जिसमें लवण ना हो, उस जल का उत्पादन हम करने वाला प्रथम विलवणीकरण संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया, प्रथम संयंत्र कहाँ लगाया गया, ये आपको बताना है। तो चलिए आप आंसर दीजिए क्या हो सकता है। आपका आईएएस का क्वेश्चन है। तो जैसे कि मैंने बताया विलवणीकरण जो होता है ये पानी को लवण मुक्त करने की एक प्रक्रिया होती है। ओके, आलवण मतलब जिसमें आपका नमक उपस्थित ना हो। और हम आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसमें कुल जल का 2.7% ही जल जो है वो आलवण है, जिसमें नमक नहीं है, जो पीने योग्य है, जो मीठा जल है या जिसे पीने। और मीठा जल आपको पता है हिमखंडों द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, बादलों द्वारा जो वर्षा होती है उसमें जो होता है वही आपका मीठा जल है। तो ये पूरे पृथ्वी का 2.7% ही है। और तो जो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो विश्व का जो प्रथम निम्न ताप उष्मीय विलवणी संयंत्र है वो भारत के लक्षद्वीप के कवरत्ती नगर में स्थापित किया गया था। यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर आलवण जल का उत्पादन भी करेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, कवरत्ती। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है लक्षद्वीप में, गोवा में, कटक में, चेन्नई में। तो चलिए बता दीजिए, इसको तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? ये आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो चलिए बता दीजिए। तो भारत का जो पहला निम्न तापीय जल विलवणीकरण संयंत्र है वो वर्ष 2005 में कवरत्ती लक्षद्वीप में स्थापित किया गया था। आपकी जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो कवरत्ती है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ऑप्शन में अगर कवरत्ती देगा तो आप कवरत्ती लगाएंगे, और अगर लक्षद्वीप दिया तो लक्षद्वीप लगा देंगे। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। इनमें से किस रसायन का हम प्रयोग करते हैं जो भूमि में जो क्षारीयता होती है उसको हम सुधार सकते हैं, कम कर सकते हैं? तो बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो क्षारीय मृदा में विनियम योग्य सोडियम की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, और जिससे पौधों की वृद्धि में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। और विनियम योग्य सोडियम प्रतिशत में जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे मृदा में जल संचय और जल चालकता में कमी होती जाती है। और भूमि की जो अधिक क्षारकता के कारण जो घुला हुआ जैविक पदार्थ होते हैं वो मृदा के कणों की सतह पर जमा हो जाते हैं और उसका रंग जो होता है काला हो जाता है। इस प्रकार जो भूमियों के सुधार के लिए कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम जैसे जो है सुधारक की आवश्यकता होती है, या जिप्सम के हम छिड़काव करते हैं उसकी हम क्षारीयता को कम करने के लिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट को ही जिप्सम कहते हैं, और इसका फार्मूला मैंने बताया था कि CaSO4 इंटू 2H2O होता है। ये आपका जिप्सम का फार्मूला है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा। जिप्सम का फार्मूला पूछता है कभी कभी, ये जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या क्या है, तो इसको हम कैल्शियम सल्फेट भी कहते हैं, और इसका फार्मूला है CaSO4 इंटू 2H2O, और इसका प्रयोग हम मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मृदा से संबंधित है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक, टोपोग्राफी। तो चलिए बता दीजिए कौन सा होगा। इसको तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, तो आप इसको ऐसे ही ट्रिक लगा के भी कर सकते हैं। क्लाइमेटिक क्या होता है? आप जानते हैं क्लाइमेट जैसे मौसम जलवायु से संबंधित है, तो ये आपका हो नहीं सकता। बायोटिक मतलब आप जानते हैं कि बायो या जैविक चीज़ों से संबंधित है, तो ये भी नहीं। ग्राफी से आप समझ सकते हैं कि ग्राफ वगैरह से रिलेटेड है, तो ये भी नहीं हो सकता। इडेफिक जो होता है ये आपका मिट्टी से संबंधित है, और ये जो है मृदा की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है?
पोटेशियम, जिंक, बोरान, क्लोरीन। तो आपको बताना है कि इनमें से पौधे की वृद्धि के लिए कौन से आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो हिंदी होता है वो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। तो आपको बताना इनमें से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो पौधे की वृद्धि में सहायक होते हैं। और मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से बताया था, सूक्ष्म पोषक तत्व और दीर्घ पोषक तत्व में कौन कौन से शामिल हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए क्या हो सकता है, और किसी का गलत नहीं होना चाहिए, सीरियसली आंसर दीजिएगा। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी पादप वृद्धि और स्वास्थ्य हेतु अत्यंत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, और जब कम मात्रा की आवश्यकता होती है उन्हें हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और जब हमें किसी पौधों की वृद्धि या स्वस्थ रहने के लिए ज़्यादा या अधिक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, उसे हम जो सूक्ष्म नहीं उसको हम क्या कहेंगे, भारी कहेंगे, या मतलब ज़्यादा कहेंगे, या उसको ये सूक्ष्म पोषक तत्व है वो दीर्घ पोषक तत्व हो जाएगा। जब ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है तो दीर्घ पोषक तत्व हो जाते हैं। तो आपका जो ऐसे पोषक तत्व है जब पादप वृद्धि और स्वास्थ्य हेतु कम मात्रा में, अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है तो सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। और सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं आपके मैग्नीज है, कापर है, बोरान है, आयरन है, क्लोरीन है, मॉलिब्डेनम है और जिंक है। ये सारे आपके सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। और जबकि जो पोटेशियम है वो स्थूल पोषक तत्व है, मतलब कि भारी पोषक तत्व है। इसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं और इसको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। तो आपका इसमें कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। पोटेशियम जो है आपका भारी जो है या स्थूल पोषक तत्व है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को और औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है। आपको बताना है कि द्रवित ऑक्सीजन होता है या द्रवित हाइड्रोजन जो होता है उसको औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने वाली जो प्रौद्योगिकी है वो क्या कहलाती है। पायरोटेक्निक्स, पायरोमेट्री, हाइड्रोपोनिक्स, क्रायोजेनिक्स। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। द्रवित ऑक्सीजन, द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने की जो तकनीक है वो क्या कहलाती है। तो क्रायोजेनिक्स वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। और एक क्रायोजेनिक वायु शोधन संयंत्र में हवा में पाई जाने वाली जो प्राकृतिक ऑक्सीजन होता है उसका आंशिक आसवन द्वारा द्रवित ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। और द्रवित ऑक्सीजन का जो प्रयोग होता है वो अंतरिक्ष रॉकेटों में किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो राइट हो जाएगा, क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स द्वारा हम द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है राइट हो जाएगा। और द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग हम अंतरिक्ष रॉकेटों में भी करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। सोडियम क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये भी आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तो बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। इसमें आपको बताना है कि जो धूम पर्दे होते हैं उसमें युद्ध करने वाले जो होते हैं उसमें छिप जाते हैं, या शत्रु को जो छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, इसको वायु में बहुत सूक्ष्म कणों या मतलब अति सूक्ष्म कणों के कोलाइड से बनाया जाता है। तो कौन से धातु होते हैं। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा। तो धूम्र पर्दे वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड की अति सूक्ष्म कणों के कोलाइड प्रकीर्णन से बने होते हैं। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, टाइटेनियम ऑक्साइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। आपको बताना इनमें से कौन है जो सही नहीं है, कोई एक आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन है विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने किया। तो इसको भी आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। इसको भी मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, तो आप लोग इसको तो बिल्कुल गलत मत कीजिएगा। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है। और आप लोग इसको तो कई जगह पढ़े होंगे, अभी मैंने आंसर बताने के बाद बताएंगे कि कौन सा आपका सही हो सकता है। तो चलिए बता दीजिए। तो देख लेते हैं। पहला जो है विकास का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन ने दिया, ये आपका राइट है। विकास का सिद्धांत जो जिराफ के गर्दन की छोटी बड़ी साइज है, अंगों का प्रयोग, अनुप्रयोग, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये सब जो है आपका चार्ल्स डार्विन का है। विकास का सिद्धांत जो है ये चार्ल्स डार्विन का है, ये राइट है। सेकंड है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। तो इसको आप बताइए कि क्या किसी परमाणु के नाभिक का टूटना क्या कहलाता है, इसको आप बता दीजिए। तीसरा है ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये तो मैंने बताया था कि शुष्क बर्फ जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये भी आपका राइट है। और टेलीफोन का खोज ग्राहम बेल ने किया, ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ग्राहम बेल ने किया, ये आपका राइट है। आपका गलत क्या है, आपका दूसरा गलत है। किसी परमाणु के नाभिक का जो टूटना होता है वो आपका विखंडन कहलाता है, ना कि संलयन कहलाता है।
तो चलिए बात कर लेते हैं। तो जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन के जो फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। और वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाते हैं वो विखंडन कहलाते हैं। तो आपका दूसरा जो है ये गलत है। नाभिक का टूटना विखंडन कहलाएगा, ना कि संलयन कहलाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयुक्त होता है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। फोर्थ है अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो चलिए बता दीजिए कि जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल बैटरी होता है, उसमें विद्युत अपघट के रूप में किसका यूज़ करते हैं? तो आपका ये भी IAS का क्वेश्चन है। तो चलिए बताने की कोशिश कीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्टों के रूप में प्रयोग होता है। और शुष्क सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड या नौसादर या कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। और इसमें कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है, जबकि स्वयं जो दस्ता होता है वो बर्तन कैथोड का कार्य करता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड या कार्बन के मिश्रण या जस्ते की दीवारों के बीच अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लुगदी भरी जाती है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। आप सेल देखे होंगे, सेल का आकार कुछ इस तरह से होता है। उसके अंदर देखिए जब इसको निकालते हैं तो आप ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, वो आपका कार्बन है और मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण वही होता है आपका। और उसमें देखिए दोनों तरफ चार्ज बना होता है, ऐसे करके बना होता है, वही आपका आयन करता है और उससे जो है लाइट जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो आपका इसमें जो बर्तन होता है ये पूरा जो बर्तन होता है वो आपका जस्ते का होता है, जिंक या जस्ते का होता है। उसके अंदर आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड और नौसादर या कार्बन का मिश्रण भरा होता है। और कार्बन की छड़ जो होता है वो एनोड का कार्य करता है, उसके ऊपर ऐसे जो बना होता है एनोड का कार्य करता है, वो कार्बन की छड़ होती है। और जो जस्ता ये बर्तन जो होता है ये स्वयं कैथोड का काम करता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। तो चलिए बता दीजिए, अभी मैंने आपको बताया तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। जल्दी से दीजिए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। एक शुष्क सेल जो होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करने वाला क्या होता है? तो शुष्क सेल एक विद्युत रासायनिक सेल होता है जो कम बिजली से चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे टार्च है, कैलकुलेटर है आदि में प्रयुक्त होते हैं। और इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता, जिसके कारण इसे हम शुष्क सेल भी कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का द्रव नहीं होता और सूखा सूखा होता है, इसलिए इसको शुष्क सेल कहते हैं। और इसका प्रयोग जो होता है मुख्यतः शुष्क सेल वस्तुतः एक जिंक कार्बन बैटरी होती है जिसमें इसे हम शुष्क लेंकांशशील भी कहते हैं। और इसमें अमोनियम क्लोराइड विद्युत अपघट के रूप में प्रयुक्त होता है। और कुछ आधुनिक उच्च ऊर्जा को बैटरियों में अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर जिंक क्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं। और मैंने अभी अब आपको बताया कि जो शुष्क सेल होते हैं वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्टों के रूप में इस्तेमाल होता है। और शुष्क सेल में जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड जिसे और नौसादर जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं और कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। और जो कार्बन की छड़ होती है वो एनोड का कार्य करता है और जो जस्ता होता है वो कैथोड का कार्य करता है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के मिश्रण और जस्ते की दीवारों के बीच में अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लुगदी भरी जाती है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना इनमें से कौन से कथन है जो सत्य है। एक, शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती। दूसरा है शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तीसरा है एक व दो दोनों सही है, ना तो एक ना तो दो। आपको बताना है इनमें से कौन से कथन आपके सत्य हैं। कोई एक आपका सत्य है ये बताना है। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो शुष्क सेल में प्रयुक्त पदार्थ जो होते हैं विलयन के रूप में ना रहकर शुष्क अवस्था में रहते हैं। और इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। और इस सेल का जो पुनः आवेशन नहीं किया जा सकता है, एक बार यदि प्रयोग कर लेते हैं तो ये बेकार हो जाता है। आप देखे होंगे कि जो सेल हम घड़ी में या बैटरी में इस सारी चीज़ों में जो लगते हैं उसका एक बार यूज़ करने के बाद फिर दोबारा हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है कि आप एक शुष्क सेल जो होता है वो आवेशित नहीं किया जाता, मतलब एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसमें आवेश या आयन नहीं लाया जा सकता है। तो ये आपका सही है।
और इसका जो प्रयोग होता है वो टार्च में, ट्रांजिस्टर में, रेडियो में इत्यादि उपकरणों में किया जाता है। और उत्क्रमणीय सेकंड है, शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो होती है जो दोनों दिशाओं में हो सकती है, तो शुष्क सेल में ऐसा नहीं होता है। शुष्क सेल में ऐसा नहीं होता क्योंकि एक बार यूज़ करने के बाद ये समाप्त हो जाता है, दोबारा हम इसको यूज़ नहीं करते। यदि हम एक बार यूज़ किए फिर दोबारा भी यूज़ करते, इसको बार बार यूज़ करते, तो ये आपका उत्क्रमणीय में हो जाता है कि मतलब दोनों दिशाओं से हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आपका केवल और केवल पहला जो है ये आपका राइट हो जाएगा, दूसरा आपका गलत है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। तो चलिए बता दीजिए जल्दी से, मैंने आपको बता दिया तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि जो सूखी सेल है, शुष्क सेल है या लेंकांश सेल है, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है। तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण जो होता है ये प्राथमिक सेल या बैटरी होती है, और शुष्क सेल इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा है। आपने देखा होंगे कि उसमें जो मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौशादर और कार्बन, ये सारे आपके रसायन ही है, केमिकल ही है, और ये तो सब उसमें भरे जाते हैं। उसके बाद इसको जो आयन होता है वो वर्क करके आपको ऊर्जा मतलब विद्युत उत्पन्न करता है। जब किसी सेल को हम किसी चीज़ में लगाते हैं, रिमोट में, ट्रांजिस्टर में, रेडियो में या घड़ी में, किसी चीज़ में लगाते हैं तो वो आयनित हो जाता है, उसके बाद हमको एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। तो रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो आपकी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट है? आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। कार बैटरी में जो प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है उसमें क्या होता है? कार वाली जो बैटरी में क्या भरा जाता है विद्युत अपघटन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, आसुत जल। तो चलिए इसका भी आंसर दीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको भी बता सकते हैं। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? तो चलिए, आपका जो कार बैटरी होता है, कार में जो बैटरी लगा होता है उसमें प्रयुक्त जो विद्युत अपघट का कार्य करता है वो आपका H2SO4 करता है। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक अम्ल करता है। इसकी जो प्रकृति होती है ये प्रबल अम्ल होता है, बहुत डार्क अम्ल होता है, भारी होता है। और आपने इन्वर्टर बैटरी वगैरह में देखा होगा कि जिसके अंदर कुछ लिक्विड भरा रहता है, उसके बाद उसमें एनोड और कैथोड की छड़ भी डाली रहती हैं। जब आप इन्वर्टर वगैरह में पानी डालते होंगे तो पहले देखे होंगे उसमें वो आपका सल्फ्यूरिक रहता है। और तो कार वाली जो बैटरी होती है उसमें भी आपका विद्युत अपघट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा टार्च, लाइट, विद्युत क्षूरक आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवेश बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? निखिल नहीं होगा, निकिल होगा। यहाँ पे निकिल, ये निकिल होगा या निकेल कह सकते हैं। निकिल और कैडमियम, जस्ता और कार्बन, सीसा पेरोक्साइड और सीसा, लोहा और कैडमियम। ये आपका आईएएस का क्वेश्चन है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, कौन सा इसमें पदार्थ है जो टार्च लाइट में विद्युत क्षूरक के रूप में या विद्युत सेवर के रूप में यूज़ करते हैं और वो बैटरी जो है आवेश हो जाती है, इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होने लगती है। तो जल्दी बताइए कौन सा हो सकता है। तो टार्च लाइट, विद्युत क्षूरक आदि जो साधनों में समानता प्रयुक्त आवेश जो होते हैं बैटरियों में निकिल और कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं। और इसमें निकिल हाइड्रोक्साइड की कैथोड तथा कैडमियम की एनोड होती है। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो जाएगा, निकिल और कैडमियम। निकिल और कैडमियम जो होता है ये कैथोड, और निकिल हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कैथोड के रूप में यूज़ किया जाता है और कैडमियम जो होता है एनोड के रूप में यूज़ किया जाता है। और इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब किया गया? इलेक्ट्रोकेमिकल जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसे हम CSIR भी कहते हैं, इसकी स्थापना वैज्ञानिक ने किया है अलगप्पा चेटियार और डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीनों ने मिलकर किया है। तो कहाँ किया और कब किया है ये आपको बताना है। तो चलिए बता दीजिए। तो CSIR केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान, जिसे हम सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, इसका जो फुल शॉर्ट नेम है वो CSIR है। इसको हिंदी में हम कहते हैं केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना जो है 14 जनवरी 1953 को कराईकुड़ी में हुआ था। कराईकुड़ी में हुआ था 14 जनवरी 1953 को, 14 जनवरी 1953 को कराईकुड़ी में हुआ था। और कराईकुड़ी आपका जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ओके, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है? एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो इसको तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कार बैटरी में कौन सा इस्तेमाल होता है। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, क्या हो सकता है आपका। और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है कि कार बैटरी में जो यूज़ किया जाता है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है यूज़ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपका रिवीजन भी हो गया होगा, कुछ नई जानकारी भी मिली होगी। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और एक ना एक दिन आप लोग ज़रूर सफल हो जाएंगे। और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आप लोग को सारे सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।